गुड आफ्टरनून गर्ल्स, मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में इंट्रोडक्शन और यूजेस बताए थे वाइटल स्टैटिस्टिक के। अब हम मेथड्स पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग वाइटल स्टैटिस्टिक। चलो देखो, फर्स्ट मेथड है रजिस्ट्रेशन मेथड। ठीक है, देखो नेम से ही समझ आ रहा है, रजिस्ट्रेशन। हर एक चीज़ की रजिस्ट्रेशन अगर होती है तो वो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है हमारे डाटास को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, देखो क्या कहता है वो इस मेथड में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग वाइटल स्टैटिस्टिक डाटा इज द रजिस्ट्रेशन मेथड which consists in continuous and permanent recording of vital events pertaining to the birth, death, marriages, migration, etc. वो बोल रहे हैं कि अगर हम रजिस्ट्रेशन मेथड को ऑप्ट करते हैं वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है वाइटल स्टैटिस्टिक के लिए। ठीक है ना, क्यों रहता है? क्योंकि वो हमारे पास एक परमानेंट रिकॉर्ड हो जाता है। समझ रहे हो ना? जैसे आपको पता है आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो, ठीक है, तो एडमिशन लेने से पहले क्या कराते हो? रजिस्ट्रेशन कराते हो ना अपना कॉलेज में। तो रजिस्ट्रेशन हम क्यों करवाते हैं कॉलेज में? जिससे कि हमारे पास एक परमानेंट रिकॉर्ड रहे आपका, कि आपका नेम, क्लास और आपका फादर्स नेम, फ़ोन नंबर, जो भी हमारा जो भी मतलब मेन इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए होती है वो हम सारा आपसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ले लेते हैं, कि एक रिकॉर्ड हो जाएगा कि ये वाला स्टूडेंट हमारे कॉलेज में इस क्लास में एडमिशन ले रहा है, इस ईयर में ले रहा है, नेम वगैरह सब कुछ। तो वो हमारे पास एक रिकॉर्ड हो गया। तभी तो आपने देखा है ना कि हम कितना इजीली जाकर क्या कहते हैं किसी भी बच्चे का रिकॉर्ड एकदम से चेक कर लेते हैं, क्योंकि वो एक परमानेंट रिकॉर्ड हो जाता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो वो इसमें भी हमें ये कह रहा है कि अगर हम एक रिकॉर्ड रखते हैं, एक रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं बर्थ, डेथ, मैरिजेस, इन सब का, तो हमारे पास एक परमानेंट रिकॉर्ड हो जाता है। और उस रिकॉर्ड की वजह से हमारे पास जो डाटाज हैं एक तो एक्यूरेट होते हैं और बहुत जल्दी हम उसको कलेक्ट करके अपना जो भी हम रेट्स वगैरह जो भी हमें पूरा एज्यूम करना होता है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, now these data in addition to the statistical utility also have their values as legal documents. Registration of birth provide information on place of birth. वो कह रहे हैं कि जैसे हम क्या करते हैं, जो ये डाटाज हैं अगर हम ऐड करते हैं स्टैटिस्टिकल यूटिलिटी में तो हमारे पास एक लीगल डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमने हर एक चीज़ का वहाँ पे रिकॉर्ड दे दिया तो वो हमारा एक लीगल रिकॉर्ड हो गया। तो बोल रहे हैं कि हम रजिस्ट्रेशन किस किस में कर सकते हैं? जब हम बर्थ्स के लिए करते हैं, तो जब भी कोई भी न्यू बॉर्न बेबी होता है तो हम क्या करते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन अपने पास सकते हैं, जैसे प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स, एज, रिलीजन ऑफ द पेरेंट्स। ठीक है ना, तो तब हम उस चीज़ का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। जैसे हमारे पास एक बर्थ सर्टिफिकेट होता है ना, ठीक है ना, तो वो कहाँ से आता है? जब हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं कि भाई ये हमारा एक बेबी, न्यूबॉर्न बेबी है, और हम उसका सारी इन्फॉर्मेशन देके हमारे पास उसका एक रजिस्ट्रेशन आ जाता है। ठीक है, फिर आता है लेजिटिमेसी, नंबर ऑफ प्रीवियस इश्यूज, देयर सेक्सेस, फादर ऑक्यूपेशन एंड बर्थ प्लेस ऑफ द पेरेंट्स। तो ऐसी ही लेजिटिमेसी में भी हमारे पास ये सारा डाटा होता है जो हमें और रजिस्टर कराना होता है। सिमिलरली डेथ रजिस्ट्रेशन फर्निशेज इंफॉर्मेशन ऑन प्लेस ऑफ डेथ। जैसे डेथ रजिस्ट्रेशन हम कराते हैं तो हम प्लेस ऑफ डेथ लिखवाते हैं कि कहाँ पर डेथ हुई है, सेक्स लिखवाते हैं, एज लिखवाते हैं, मैरिटल स्टेटस लिखवाते हैं, नंबर ऑफ इश्यूज लिखवाते हैं, बर्थ प्लेस, ऑक्यूपेशन एंड कॉज ऑफ डेथ। तो ये सारी की सारी मेन इंफॉर्मेशन होती हैं कि जब हमें रजिस्ट्रेशन कराना होता है किसी भी उसमें, जैसे बर्थ में, डेथ में, तो ये सब चीज़ें वो लोग हमसे रिकॉर्ड में रखवाते हैं। सो मैनी कंट्रीज रिक्वायर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अंडर द लॉ। फॉर एग्जाम्पल, एवरी न्यू बर्थ हैज टू बी रिपोर्टेड टू द ऑथोरिटीज अलॉन्ग विद द इंफॉर्मेशन एज गिवन अबव। कि कोई भी न्यू बर्थ अगर होता है तो वहाँ पे हमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताई है। तो कुछ कुछ कंट्रीज में ये सब कुछ कंपलसरी होता है कि कराना ही कराना है। Similarly, death of a person is automatically recorded since the disposal of the body requires an appropriate death certificate from the authorities. और डेथ के लिए तो उन्होंने परमानेंट बोला ही है कि वो तो कंपलसरी ऑटोमेटिकली रिकॉर्डेड हो ही जाता है। तो हमारे पास हर एक चीज़ का क्या होता है? सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा मेथड होता है? रजिस्ट्रेशन मेथड। सेकेंड आता है शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द रजिस्ट्रेशन मेथड।
देखो इसमें वो हमें बोल रहा है इन इंडिया इन रूरल एरिया देयर इज नो legislation which makes the registration of the vital events, birth, deaths, marriages and reporting of epidemics compulsory, and the requisite information is collected by the village patels under the administrative orders of the government. वो बोल रहे हैं कि हमारे इंडिया में कुछ ऐसे रूरल एरियाज होते हैं कि वहाँ पर जो ये सारे रिकॉर्ड्स होते हैं वो हमारे कंपलसरी नहीं हो पाते हैं कि हर कोई दे पाए, क्योंकि आपने जैसे देखा है ना इंडिया में कैसे काफ़ी सारे एरियाज या काफ़ी सारी सिटीज़ में ऐसे एरियाज हैं कि वहाँ पे हर कोई डेथ रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, बर्थ रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी लैग कर जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स हम लोग इंडिया में काफ़ी फेस करते हैं, क्योंकि जो छोटे छोटे गांव होते हैं, छोटे छोटे शहर होते हैं हमारे इंडिया में, तो वहाँ पर बहुत ही कम लोग होते हैं जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। सो अ नंबर ऑफ बर्थ्स आर लाइकली टू रिमेन अनरजिस्टर्ड स्पेशली इन स्कैटर्ड रूरल एरिया। देखो ये मैंने बताया ना कि जो नंबर ऑफ बर्थ्स होते हैं वो हमारे अनरजिस्टर्ड होते हैं, उनको कोई रजिस्टर ही नहीं कराता। सो इन सब में वो हमें यही बोल रहा है कि हमारे इंडिया में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं रजिस्ट्रेशन में, कुछ एरियाज में कि लोग नहीं कराते हैं, अवेयर नहीं है इन सब चीज़ों के लिए कि कराना ज़रूरी होता है या जो भी, तो वो लोग नहीं कराते हैं, तो हम लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम फेसेस करनी पड़ती है। नाउ द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ इज नॉन एग्जिस्टेंट इन सब पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड इनकम्प्लीट इन वेरिंग डिग्रीज इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो जो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ है मतलब कुछ जगहों पर, कंट्रीज की कुछ जगहों पर वो नहीं होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं, तो जो हमारा कंट्री का पूरा पार्ट्स होता है वो थोड़ा हमारा इनकम्प्लीट रह जाता है। ठीक है ना, कि जो भी हमें कलेक्शन रखनी होती है डाटाज की, तो उसमें क्या होती है, एक्यूरेसी नहीं होती है। अब हम इंडिया का जो भी बर्थ रेट या डेथ रेट हम पढ़ते हैं, ठीक है, वो मतलब एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि हम इंडिया में जो भी कैलकुलेशन करते हैं डाटाज का, कहीं ना कहीं वो हमारा लैग कर ही जाता है, सारा का सारा डाटाज हमारे पास एक्यूरेट नहीं होता। ठीक है ना। चलो, तो ये सारी थ्योरी में बेटा उन्होंने यही बोला है, ये एक बार आप लोग यहाँ पर रीड आउट कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मोर ओवर इन आवर कंट्री देयर आर नो प्रॉपर रिकॉर्ड अबाउट द एजेस ऑफ द मदर्स एट द टाइम ऑफ मैरिज, at the birth of first child and of subsequent children, so the religious customs do not require the compulsory registration of marriages in Hindu and Muslim. Hence we do not get any reliable data in respect of marriages for whole of the country. देखो इन्होंने क्या बात बोली है कि जो मैरिजेस हमारी कंट्री में होते हैं, चाहे वो हिंदूज के हो, मुस्लिम्स के हो, तो कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराता। तो हम लोगों के पास एक रिलायबल डाटा है ही नहीं मैरिजेस का लेके पूरी की पूरी कंट्री में, तो इसकी वजह से काफ़ी लैग कर जाता है। तो हम एक एक्यूरेट अपना डाटा मैरिजेस का जो भी रेट्स होते हैं वो हम बता ही नहीं पाते, क्योंकि लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराते ही नहीं हैं। अब जैसे देखो फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि जब भी अगर हमें फॉरेन जाना होता है, किसी भी आउटसाइड मतलब कंट्री में, आप किसी में जैसे अमेरिका या कहीं पर भी आप लोगों को जाना होता है, तो सबसे पहले क्या कहते हैं कि आपको पहले कोर्ट मैरिज करनी पड़ेगी। क्यों बोलते हैं? ठीक है ना, क्योंकि वो हमारे पास एक लीगल प्रूफ होता है कि हाँ इन दोनों पर्सन्स की मैरिज हुई है, तो वहाँ पर हर एक चीज़ का प्रूफ मांगते हैं। ठीक है ना, तो वो हमारे लिए क्या होता है, एक लीगल उनको हमें अपना प्रूफ देना होता है कि हाँ ये दोनों मैरिड हैं। ठीक है, तो इसलिए सब लोग यहाँ पर फिर क्या कराते हैं, बाहर जाने से पहले मतलब कोर्ट मैरिज या कुछ भी मतलब रजिस्ट्रेशन कराना होता है, चाहे कोर्ट मैरिज के अकॉर्डिंगली कराओ या हिंदूज के अकॉर्डिंगली, जो भी बेटर लोगों को लगता है तो वो वाला मेथड फॉलो कर लेते हैं। बस ये है कि आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए मैरिज का बाहर जाने के लिए, तो ये कंपलसरी होता है। तो देखो ये कंपलसरी हो गया ना कि अगर आप किसी और कंट्री में जा रहे हो तो आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो आपको कोई ज़रूरत ही नहीं होती, तो फिर डाटाज कैसे हमारे पास एक्यूरेट होंगे, नहीं होंगे फिर इसलिए। ठीक है ना, तो ये हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इन ऑर्डर टू इंश्योर अ कॉन्टिन्यूस परमानेंट रिकॉर्डिंग ऑफ वाइटल इवेंट्स, सुटेबल लेजिस्लेशन यूनिफॉर्म ऑल ओवर द कंट्री शुड बी इंट्रोड्यूस्ड, मेकिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ, मैरिजेस एक्सेट्रा कंपलसरी।
कि अगर हमें कोई भी अपना एक परमानेंट रिकॉर्ड रखना है तो हमें कंपलसरी करना ही पड़ेगा रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ एंड मैरिजेस एंड एक्सेट्रा, और बाकी सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं कंपलसरी करेंगे, तभी हमारे पास एक परमानेंट रिकॉर्ड और एक्यूरेट रिकॉर्ड होगा। सो सच लेजिस्लेशन शुड ऑल्सो प्रोवाइड सैंक्शन फॉर द यूनिफोर्समेंट, सॉरी मैंने शायद गलत पढ़ लिया, दोबारा देखो। सच लेजिस्लेशन शुड ऑल्सो प्रोवाइड सैंक्शन फॉर द अनफोर्समेंट ऑफ द ऑब्लिगेशन, सो द सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन शुड बी सेट अप टू कैलकुलेट दिस डाटा मोर कम्प्लीटली एंड सिस्टमैटिकली। वो बोल रहे हैं कि जो हमारा लेजिस्लेशन है वो कुछ हमारे सैंक्शंस प्रोवाइड करता है कुछ ऑब्लिगेशंस के साथ, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन, सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन वो क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं हमारे डाटा को कम्प्लीटली और एक सिस्टमैटिक वे में उसको कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक सिस्टमैटिक वे होना चाहिए ना किसी भी डाटा को कलेक्ट करने के लिए, तभी तो वो हमारा ठीक होगा। तो इसलिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो इन सब चीज़ों के लिए, इन सब चीज़ों का डाटा का कलेक्शन करने के लिए एक्यूरेसी रखती हैं और सिस्टमैटिक वे में करती हैं। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा सेंसस मेथड। एक आपने रजिस्ट्रेशन पढ़ा है, एक आप पढ़ोगे सेंसस मेथड। देखो इस मेथड में क्या होता है, ऑलमोस्ट इन ऑल द कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड पॉपुलेशन सेंसस इज कंडक्टेड एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, यूजुअली 10 ईयर्स। सेंसस मेथड में हम क्या करते हैं, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है, ठीक है ना, एक वो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे बनना चाहिए, यूजुअली वो 10 ईयर्स का तो डाटा मतलब रिकॉर्ड रहता ही रहता है। तो सेंसस कंसिस्ट ऑफ कंप्लीट एन्यूमरेशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द पर्टिकुलर एरिया अंडर स्टडी एंड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल रिगार्डिंग एज, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, रिलीजन एंड अदर इकोनॉमिक एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक। तो वो बोल रहे हैं जो सेंसस है वो कंसिस्ट करता है कंप्लीट एन्यूमरेशन का, ठीक है, जिसमें हम कुछ मतलब कलेक्शन करते हैं इंफॉर्मेशन की, और उन इंफॉर्मेशन वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे एज, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, ये सब चीज़ों का कलेक्शन वो करते हैं, ठीक है ना, पॉपुलेशन का रिकॉर्ड रखने के लिए। तो जो सेंसस होता है वो कंप्लीट एन्यूमरेशन रखते हैं पॉपुलेशन का, किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया का स्टडी करके और कलेक्ट इन्फॉर्मेशन करके, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन एंड आफ्टर स्टडिंग ऑल दीज रिकॉर्ड्स वो एक पर्टिकुलर एरिया का या किसी भी जगह का डाटास बनाते हैं और कंप्लीट मतलब उसको ना पॉपुलेशन के वे में कंप्लीट डाटा बनाते हैं। तो इन शॉर्ट सेंसस मेथड में वो हमें क्या बोल रहा है कि जो सेंसस मेथड है उसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, एक रिकॉर्ड बनाते हैं, पॉपुलेशन का रिकॉर्ड बनाते हैं, जिसमें हमारे पास कलेक्शन होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन जो सारा होना चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये कुछ चीज़ें बताई हुई हैं, एज, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, तो इन सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन उनके पास होनी चाहिए, और इन सब इंफॉर्मेशन से वो क्या करते हैं, एक अपना डाटा बना लेते हैं, और फिर उससे हमारे पास एक एस्टिमेट लग जाता है पॉपुलेशन का, और पूरी कंट्री का या पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। So the main drawback of the census method is that it provides vital statistic only for the census years and fails to give any information about the vital events in the intercensal period। वो बोल रहा है कि इसका हमारा एक ही ड्रॉबैक है कि अगर हमारे पास जो भी वाइटल स्टैटिस्टिक है ओनली फॉर द सेंसस ईयर, जो वाइटल स्टैटिस्टिक है वो सिर्फ सेंसस ईयर के लिए ही है। जैसे कि हम 10 ईयर्स का इसमें रिकॉर्ड अपना प्रॉपर मेंटेन करके रखते हैं, तो वो हमारा जो सेंसस ईयर्स हैं वो केवल हमारे वाइटल स्टैटिस्टिक के लिए हैं, और वो फेल करता है टू गिव एनी इन्फॉर्मेशन, वो हमारा फेल कर जाता है कोई भी इन्फॉर्मेशन देने के लिए अबाउट द वाइटल इवेंट्स इन द इंटरसेंसल पीरियड, कि अगर इन 10 ईयर्स के अलावा किसी ईयर का हमें कोई भी डाटा या कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो हमें एकदम से नहीं मिल पाती है, क्योंकि जो सेंसस मेथड है वो सिर्फ मतलब एक पर्टिकुलर ना मतलब टाइम इंटरवल लगा लेते हैं। जैसे 10 ईयर्स का उन्होंने मतलब एक मान लिया कि एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम उन्होंने मान लिया कि हम 10 ईयर्स का कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको उन 10 ईयर्स के अलावा किसी ईयर का कोई डाटा अगर चाहिए होगा या कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो हमारा सेंसस मेथड के अकॉर्डिंगली हमें वो इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती। तो ये एक इसका क्या है, ड्रॉबैक है, ठीक है। चलो इसके बाद आता है आपका मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन। मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन में वो क्या बोलता है, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द पॉपुलेशन ऑफ एट एनी टाइम टी आफ्टर द सेंसस और बिटवीन टू सेंससेस अ नंबर ऑफ मेथड हैव बीन डिवाइज्ड। हियर वी डिस्कस अ सुटेबल मेथड विच मेक्स अस यूज ऑफ बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन स्टैटिस्टिक।
देखो वो कह रहा है कि अगर हमें डिटरमाइन करनी है पॉपुलेशन को किसी भी टाइम के लिए, चाहे वो सेंसस से हो चाहे कोई भी दो सेंसस के बीच की हो, तो कुछ नंबर ऑफ मेथड्स हैं हमारे जिनसे हम ये सब कुछ देख सकते हैं। जैसे पहला उन्होंने बोला था सेंसस डाटा गिव्स अस द टोटल साइज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ रीजन एंड कम्युनिटी टुगेदर विद द एज एंड द सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो सेंसस डाटा है वो हमें बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है, टोटल साइज बताता है पॉपुलेशन का किसी भी रीजन या कम्युनिटी का, साथ में विद उनकी एज और उनकी सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों ही इंफॉर्मेशन हमें मिलती है सेंसस डाटा में। सेकेंडली वो हमें बोल रहा है द बर्थ डेथ एंड माइग्रेशन स्टैटिस्टिक ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रजिस्टर, कि अगर हमारे पास बर्थ डेथ और माइग्रेशन स्टैटिस्टिक किसी और पीरियड के लिए, मतलब जो सेंसर पीरियड में ना इंक्लूड हो, अगर किसी और में चाहिए तो हम वो रजिस्टर्स के अकॉर्डिंगली देख लेते हैं। देन द पॉपुलेशन एट एनी टाइम टी इज गिवन बाय द रिलेशन, तब हम कोई भी पॉपुलेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय दिस रिलेशन। समझ आ रही है मेरी बात बेटा, कि अगर हमारे पास कोई भी सेंसस डाटा है, सेंसस डाटा हमारा कोई भी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम का ही होगा, अगर आपको उस टाइम के अलावा किसी टाइम का कोई रिकॉर्ड या इंफॉर्मेशन चाहिए तब हम ये वाला रिलेशन यूज करेंगे, ठीक है। जिसमें पीटी का मतलब क्या है, पॉपुलेशन, जो पीओ है इसका मतलब क्या है, टोटल पॉपुलेशन एट द लास्ट सेंसस, कि सेंसस का जो डाटा बना होगा ना लास्ट, उसका टोटल। बी और डी का मतलब क्या है, बी है आपका नंबर ऑफ बर्थ, डी है आपका डेथ, ठीक है। आई का मतलब है टोटल नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स इनटू द रीजन, और ई का मतलब है टोटल नंबर ऑफ एमिग्रेंट्स फ्रॉम द रीजन ड्यूरिंग द पीरियड टी। तो हमें ये सारा डाटा मिल जाएगा, तो हम यहाँ से पॉपुलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द सेक्स वाइज पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया फॉर द ईयर्स ऑफ दिस इज गिवन इन द टेबल। इन्होंने सेक्स वाइज हमें पॉपुलेशन ऑफ इंडिया बताया हुआ है इन ईयर्स का। यहाँ पे बेटा देखो आगे आपकी एक टेबल बनी हुई है, ठीक है। तो ये टेबल सिंपल है, रीड कर लेना। ईयर्स गिवन है, मेल्स का पॉपुलेशन बताया है, फीमेल्स का, और उनका टोटल बताया हुआ है। इस वाली टेबल में एज ग्रुप के अकॉर्डिंग के 0 to 4 ईयर्स में हमारे मेल्स इतने हैं, फीमेल्स इतने हैं, उनका टोटल इतना है और परसेंटेज इतनी है। तो ये हमारे एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली ये पूरा टेबल बना हुआ है, ठीक है। नीचे इन्होंने कुछ नोट भी दिया हुआ है, ये बस रीड कर लेना। इन्होंने सिटीज के अकॉर्डिंगली बस ये बताया हुआ है कि मतलब किसका कितना होगा, किसका कितना नहीं होगा, ठीक है गर्ल्स। चलिए नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक रेट्स एंड रेशियो ऑफ द वाइटल इवेंट। रेट्स और रेशियोज क्या होते हैं, देखो जनरली द वाइटल स्टैटिस्टिक आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द वाइटल इवेंट। फॉर एग्जाम्पल कि जो बेसिकली वाइटल स्टैटिस्टिक है वो कौन सी फॉर्म में होता है, हमारा फ्रीक्वेंसी फॉर्म में होता है। जैसे कि N1 पर्सन डाई, कितने पर्सन डाई हो गए, N2 में पर्सन आर बॉर्न, कितने बॉर्न हुए हैं, पर्सन्स गेट मैरिड ड्यूरिंग अ गिवन टाइम टी इन एनी कम्युनिटी और रीजन और कंट्री, कि कितने पर्सन्स हैं जिनकी शादी हुई है एक टाइम, जो भी पर्टिकुलर टाइम होगा किसी भी कम्युनिटी, रीजन या कंट्री का। इन ऑर्डर दैट दीज फिगर्स आर ऑफ सम यूटिलिटी टू अ स्टैटिस्टिशियन some statistical analysis point of view, these are generally transformed by the rates or the ratio। तो इन सब से हम इन बेसिकली इनको कहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, रेट्स या फिर रेशोज में, ठीक है। तो देखो सो रेट ऑफ अ वाइटल इवेंट इज डिफाइंड एज क्या है, रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट टू द टोटल नंबर ऑफ पर्सन एक्सपोज्ड टू द रिस्क ऑफ अकरेंस ऑफ दैट इवेंट। कि रेट ऑफ वाइटल इवेंट हमारा क्या होता है, एक ऐसा रेशियो जिस रेशियो में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट होना चाहिए, ठीक है ना, कि टोटल नंबर कोई भी इवेंट जो हो चुका है उसका टोटल नंबर विद टू द टोटल नंबर ऑफ पर्सन एक्सपोज टू द रिस्क ऑफ द अकरेंस ऑफ दैट इवेंट, कि जो रिस्क में होगा उनका एक्सपोज जो होगा उनका जो रेशियो है उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ अ वाइटल इवेंट, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका एक रिमार्क आता है सेक्स रेशो। ये तो आपको पता है सिंपल सेक्स रेशो हमें कैसे मिलेगा, जैसे कि फीमेल पॉपुलेशन कितनी है, मेल पॉपुलेशन कितनी है, दोनों को हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इनटू द 1000, तो हमें क्या मिल जाएगा, सेक्स रेशो, ठीक है। क्योंकि बेसिकली हम इसको 1000 ही पर 1000 में ही हम इनको कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें इसलिए हमने इसको इंटू 1000 किया है, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, सेक्स रेशो मिल जाएगा, ठीक है। अब जिसके बाद नेक्स्ट टेबल है 9.3, वो हमें क्या दे रहा है, सेक्स रेशो ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन फॉर द ईयर्स 1901 से लेकर 2001 तक फॉर रूरल, अर्बन एंड द कंबाइंड इंडिया। वो सारा ही कंबाइंड है,
रूरल भी है, अर्बन भी है और कंबाइंड भी है। देखो ईयर्स हैं रूरल, अर्बन और इनका कंबाइंड। सेक्स रेशो दिया हुआ है नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ठीक है, ये रीड कर लेना। वैसे ये आपको कुछ मतलब बस एक नज़र से देखना ही है, हमें बस पता होना चाहिए। ठीक है ना गर्ल्स। और इसके बाद ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये पढ़ लेना। ये जस्ट हमें इंफॉर्मेशन ही दे रहे हैं कौन से सिटी में कितना, कौन से ईयर में कैसे होगा, तो बस ये जस्ट वही है और कुछ नहीं है। एक वो बोल रहा है यूजुअली द पॉपुलेशन पीटी इज नॉट कांस्टेंट एंड कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो पॉपुलेशन है वो हमारी कांस्टेंट नहीं होती है और वो चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। एन एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन इन द मिडल ऑफ द पीरियड इज गिवन बाय द मीन ऑफ द पॉपुलेशन एट द एक्सट्रीमिटीज। कि अगर हमें पॉपुलेशन फाइंड करनी है मिडल ऑफ द पीरियड, जैसे मान लो हमारे पास कोई भी एक पीरियड है टाइम 1 और टाइम 2, मान लो हमारे पास 10 ईयर्स का कोई भी डाटा है और मुझे उसका कोई मिडल ईयर का डाटा चाहिए, तो सिंपल हम मीन निकाल कर उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जस्ट सिंपल आप क्या करोगे, पॉपुलेशन ऑफ टाइम T1 प्लस पॉपुलेशन ऑफ टाइम T2 डिवाइडेड बाय 2, तो आपको उनका क्या मिल जाएगा, मीन मिल जाएगा। ठीक है गर्ल्स, चलिए इसके बाद आपका टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ मोर्टेलिटी। ये मैं कल से स्टार्ट कराऊंगी, आज नहीं कराऊंगी। ठीक है, ये आपका मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस मेन आते हैं। ठीक है, और जो सिलेबस में है वो आपका यहाँ से इंक्लूडेड है। इसके ऊपर जो ये वाला टॉपिक था ये सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए ही था मेनली, और ये एग्जाम्स में बहुत रेयर आता है। तो जो एग्जाम्स में आते हैं वो 9.4 से जो ये टॉपिक है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, एक चीज़ और बेटा, जो आपकी यूनिट 4 है, यूनिट 4 में आपका स्टार्टिंग में डेमोग्राफिक और उनके कुछ मतलब टॉपिक्स हैं, तो वो टॉपिक्स आपके इस चैप्टर में इंक्लूड नहीं है, वो बुक्स में भी नहीं है, तो वो चैप्टर में तो नहीं है। तो वो मैं पहले देखूंगी कि मुझे कौन सी बुक में से पढ़ाना है, तो वो मैं आपको बता दूंगी। जब मैं लेक्चर आपको सेंड करूंगी तो मैं आपको बता दूंगी कि ये वो वाले टॉपिक हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अभी आप ये लेक्चर पढ़ना आज और बताना कि समझ आया है या नहीं, कोई डाउट्स तो नहीं है। एक चीज़ और, ये वाली जो आपकी यूनिट है बेटा, इसमें ना बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं मतलब जिनमें मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बच्चों को मे बी पता होंगे, कुछ बच्चों को मे बी नहीं पता होंगे। ठीक है ना, तो प्लीज़ मुझे इस चैप्टर का ज़रा इस यूनिट का फीडबैक चाहिए कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं इस यूनिट में कि बच्चों को शायद नहीं पता होंगे। तो अगर और ज़्यादा डीपली हर एक वर्ड की वो डिफाइन करके समझाना है तो मैं वो भी समझा दूंगी, बस एक बार आप मुझे बता देना। वैसे तो आप सब मतलब अवेयर हो इन सब वर्डिंग्स के, तो बस इसलिए मैं उसी के अकॉर्डिंगली मैंने ये लेक्चर बनाया है। फिर भी अगर कोई भी वर्ड या कुछ आपको ऐसा लगता है कि और डीपली इनको डिफाइन करके समझाना है तो आप मुझे जस्ट एक बार इन्फॉर्म करना। सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और ज़्यादा हर एक वर्ड को डिफाइन करके फिर आपको पूरी डेफिनेशन और थ्योरी समझाऊंगी। ठीक है गर्ल्स, तो देखो बेटा, इसमें एक तो थ्योरी है सारी, तो इसलिए मैं आपको इसके नोट्स नहीं सेंड कर रही हूँ। मैं फिर भी चलो कुछ नोट्स आपको सेंड करूँगी जो मेन टॉपिक्स के होंगे। ठीक है, पूरी थ्योरी लिखकर नहीं सेंड करूँगी, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अगर किसी भी थ्योरी का होगा वो मैं आपको लिखकर वो मैं आपको सेंड करूँगी। ठीक है, तो अभी फिलहाल आज का आपका कोई होमवर्क नहीं है, आपको कुछ भी नहीं सेंड करना है। आज आपका सिर्फ इतना होमवर्क है कि आपको मेरी वीडियो पे अपना नेम और DHC रोल नंबर लिखना है और सारा का सारा आपको ये लेक्चर पढ़ना है विद योर नोट्स। ठीक है, तो ये कीजिए एंड ओके, थैंक यू।